हेलो फ्रेंड्स, ये आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। मॉडर्न हिस्ट्री के फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसी को इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो सेकंड लेक्चर था उनमें हमने पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि भाई पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन से थे और उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई थी और फिर उसका क्या इंडियन ओशन में क्या इफेक्ट पड़ा था उसके बारे में हमने देखा था। आज जो हमारा डिस्कशन है उससे जस्ट आगे है। तो आज हम पढ़ेंगे जो पुर्तगाली साम्राज्य था उन्होंने यहाँ पे व्यापार किस तरीके से किया, यहाँ पे ट्रेड कैसे किया और कैसे पूरा उन्होंने रेगुलेट किया, तो उसको देख लेते हैं। इसको देखने से पहले हमें यह है कि पुर्तगाली साम्राज्य जो था, पुर्तगाली अंपायर था, पोर्तुगीज अंपायर, उसको 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया गया था। अलग अलग कमान थी, अलग अलग यानी पोर्तुगीज जो बस्तियां थी, अलग अलग पोर्तुगीज कॉलोनी थी, उसको गवर्न करने के लिए अलग अलग कमान, अलग अलग गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। तो हम ये पोर्तुगीज इसको देख लेते हैं। तो जो पुर्तगाली साम्राज्य है, पुर्तगाली साम्राज्य को 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया गया था। 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया गया था। जो भी पुर्तगाली साम्राज्य था उसको 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया गया। जो पहला कमान थी अफ्रीकी समुद्री तट पर, अफ्रीकी समुद्री तट पर पुर्तगाली बस्तियों को नियंत्रित करने के लिए मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति की। यानी जो अफ्रीकी समुद्री तट है, अब वहां पुर्तगाली बस्तियां थी, जो पुर्तगीज कॉलोनी थी, तो वो पुर्तगाली बस्तियों को कंट्रोल करने के लिए, वहां पे उनको नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वहां पे मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। जैसे ये अफ्रीका है, मान लीजिए ये मोजाम्बिक है, तो अफ्रीका के ये समुद्री तट पर और यहाँ पे पुर्तगाली बस्तियां हैं। अब ये पुर्तगाली बस्तियों को नियंत्रित करने के लिए क्या, यहाँ पे एक मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। ये पहली स्वतंत्र कमान है। इसके बाद जो दूसरी स्वतंत्र कमान थी वो थी कि भारत तथा फारस की खाड़ी पर स्थित पुर्तगाली बस्ती को गोवा के अधीन कर दिया गया है। गोवा के अधीन कर दिया गया, यानी यहाँ पे क्या है, भारत जो इंडिया है तथा जो फारस की खाड़ी पर, और जो फारस की खाड़ी पर स्थित है पुर्तगाली बस्तियां, उसको गोवा के गवर्नर के अधीन कर दिए गए। गोवा में एक गवर्नर था, उसके अधीन ये भारत तथा फारस की खाड़ी की पुर्तगाली बस्तियों को कर दिया गया। तीसरा जो था उत्तर दक्षिण पूर्व, ये साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज थे, जो आइलैंड थे, आइलैंड को नियंत्रित करने के लिए मलक्का के गवर्नर की नियुक्ति की। यानी जो दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट है, दक्षिण पूर्व जो आइलैंड है, जो द्वीप है, उनको नियंत्रित करने के लिए मलक्का के गवर्नर की नियुक्ति की। यानी 3 स्वतंत्र कमानों में एक थे मोजाम्बिक के गवर्नर, दूसरे थे गोवा के गवर्नर एंड तीसरा मलक्का का गवर्नर। ऐसे 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित कर दिया गया पुर्तगाली बस्तियों को। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो यूरोपीय व्यापार था, जो पुर्तगालियों ने व्यापार पर किस प्रकार नियंत्रण किया। पुर्तगालियों ने क्या किया, यूरोप में होने वाले व्यापार को पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया। यूरोप के द्वारा जो व्यापार होता था, यूरोप से होने वाले व्यापार को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया। यानी यूरोप से होने वाला जो ट्रेड था वो पूरा का पूरा किसके, पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया था। इसके अलावा मालाबार तट, जो मालाबार तट है, मालाबार तट पर एक बंदरगाह से
दूसरे बंदरगाह तक का, यानी मालाबार तट पर एक बंदरगाह यानी एक पोर्ट से लेकर दूसरे पोर्ट तक का जितना भी व्यापार होता है, जितना भी ट्रेड होता है, उसको कौन रेगुलेट करता है? तो उसको पुर्तगालीस रेगुलेट करते हैं। थर्ड, भारत तथा फारस की खाड़ी से विदेश में होने वाला व्यापार, होने वाले व्यापार को भी नियंत्रित करता था कौन? पुर्तगाली। यानी भारत तथा फारस की खाड़ी से जो भी विदेश में व्यापार होता था, विदेश को जो व्यापार जाता था, उसको भी कौन नियंत्रित करता था? पुर्तगाली। यानी एक तरीके से तीनों, यानी ये हिंद महासागर में पूरा पूरा अपने गहरा प्रभाव छोड़ के रखा था। ये हो गया। जो पुर्तगाली साम्राज्य था, पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया कहा जाता था। जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसको एस्तादो दा इंडिया, पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया, जो पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई एस्तादो द इंडिया कौन सी यूरोपीय शक्ति को कहा जाता था, कौन सी यूरोपीय साम्राज्य को कहा जाता है, एम्पायर को कहा जाता था? तो एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली साम्राज्य को कहा जाता था। तो यहां से क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो हुआ, हिंद महासागर के व्यापार पर, जो भी हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगालियों ने नियंत्रण करने की कोशिश की तथा वहां कर लगाने की कोशिश की थी। यानी जो इंडियन ओशन का जितना भी व्यापार होता था वो चाहते थे उसको वो पूरी तरह से रेगुलेट करें, और वहां पे वो टैक्स भी लगाते थे। जिस प्रकार के कोई भी व्यापार करता है, भारतीय तथा अरबी जो भी व्यापारी करते थे वहां पे व्यापार, तो उनको वहां पे उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये टैक्स लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया था। इसके अलावा उनकी ये नीति थी, एक सिस्टम था, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। इसके बारे में हम देख लेते हैं। उनकी नीति कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम, इसको अपन सिस्टम बोल सकते हैं। जो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था थी, इसने पूरे एशियाई व्यापार पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डाला था। इस व्यवस्था ने, इसने पूरा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला था। कार्ड्स का मतलब होता था परमिट। कार्ड्स का मतलब क्या होता था? परमिट होता। परमिट, और परमिट के पीछे आर्मेडा की शक्ति होती थी। अब ये कार्ड्स को देख लेते हैं, है क्या है कार्ड। इसके अलावा पुर्तगाली जो थे अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। यानी जो पुर्तगाली थे वो कहते थे हम सागर के स्वामी। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जो अपने आप को सागर का स्वामी कहती थी? तो पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे, और साथ ही कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था को उचित ठहराते थे। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था को उचित ठहराते थे, बोलते थे कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था उचित है। इसके अलावा हम ये कार्ड जो आर्मेडा काफिला व्यवस्था है इसको देख लेते हैं, ये है क्या। इसके तहत बोला गया कोई भी भारतीय या कोई अरबी जहाज बिना पुर्तगाली अधिकारी से परमिट लिए, यानी बिना पुर्तगाली अधिकारी से कार्ड्स लिए, वो अरब सागर में नहीं जा सकता है। यानी कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्ड्स या परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता। यानी कोई भी भारतीय हो या कोई भी अरबी जहाज हो,
जब तक आप पुर्तगाली अधिकारी से परमिट नहीं लोगे तब तक आप अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकते। अरब सागर में आप जाके वहां पे व्यापार नहीं कर सकते। अरब सागर कहाँ है? जैसे इंडियन ओशन है तो ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरबियन सी, अरब सागर। यानी अगर आप पुर्तगाली अधिकारी से परमिशन नहीं लेते तो आप यहां पे आकर अरब सागर में आकर व्यापार नहीं कर सकते, और अरब सागर से आप यूरोप की ओर, फारस की खाड़ी की ओर आप सब जगह व्यापार इसी रास्ते से करते थे। तो जब तक पुर्तगाली अधिकारी से परमिट नहीं लेते थे तब तक आप यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकते थे। जो कार्ड के लिए शुल्क भी लगता था, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल निःशुल्क था, उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे तभी आपको कार्ड परमिट मिलता था। कार्ड के लिए शुल्क देना पड़ता था। भाई जो एशिया के शासक थे इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए मजबूर थे, यानी स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। भाई चूंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, चूंकि उस टाइम पे जो पुर्तगाली शक्ति थी वो विश्व की सबसे अधिक सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी। तो जो एशिया के शासक थे, इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। एशिया के शासक इस व्यवस्था को, जो कार्ड की आर्मेडा काफिला व्यवस्था है, इसको स्वीकार करने के लिए बाध्य थे, क्योंकि उस समय पुर्तगाली जो थे सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी, सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना थी। ये हो गया। इसके अलावा बात किया जाए तो इसके साथ और ये भी था कि भाई कोई भी भारतीय या अरबी जो व्यापारी है वो काली मिर्च या गोला बारूद यानी नहीं यहां से लेके जा सकता था। कोई भी भारतीय या अरबी काली मिर्च या गोला बारूद लेकर नहीं जा सकता था। यहाँ क्या बोल रहे हैं? कोई भी भारतीय या अरबी काली मिर्च या गोला बारूद लेकर नहीं जा सकता था। अब काली मिर्च लेकर क्यों नहीं जा सकता था? काली मिर्च और मिर्च मसालों की जो डिमांड थी यूरोप के मार्केट में बहुत ज्यादा थी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जो वास्को डी गामा आया ही यहाँ पे था, किस लिए था? काली मिर्च के लिए आया था, काली मिर्च के लिए आया था और मिर्च मसालों के लिए आया था। तो अगर काली मिर्च को लेकर यहाँ से जाते हैं तो यूरोप के मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, यूरोप के मार्केट में उसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा है और यहाँ भारत में बहुत सस्ता मिलता है। तो क्या है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो आखिरकार पुर्तगाली व्यापारी जो है वो आखिरकार उसको क्यों लेके जाने देंगे? क्योंकि पूरा का पूरा उनका तो मोनोपोली, पूरा एकाधिकार है। तो इसलिए वो काली मिर्च को लेकर नहीं जाने देते थे। बोलते थे भाई हमारा ही जो पूरा एकाधिकार है तो इस बिजनेस को हम ही करेंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हम ही लेंगे। तो एक तरीके से काली मिर्च यहाँ से किसी भी भारतीय तथा अरबी व्यापारी को यहाँ से वो लेकर नहीं जाने देते, यानी एक्सपोर्ट वो यहाँ से नहीं कर सकते थे। और दूसरा गोला बारूद लेकर नहीं जा सकता था, यानी कोई भारतीय या अरबी जो जहाज है यहाँ से गोला बारूद लेकर नहीं जा सकते। गोला बारूद लेकर नहीं जाने का क्या रीजन था? क्योंकि अगर गोला बारूद लेकर अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, इट मीन्स यानी आप अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा करते हो। क्योंकि गोला बारूद लेकर ही भेजने का मतलब है कि आप सामने वाली जो भी प्रिंसली स्टेट है या कि आप जहां भी भेज रहे हो उसको आप पावरफुल बना रहे हो। अगर उसको आप पावरफुल बना रहे हो तो कल को आपके ऊपर ही हमला कर सकता है। तो उस कंडीशन में आपको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, यानी आपके ऊपर ज्यादा रिस्क हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए तो पुर्तगाली जो सरकार थी उसका क्या था, वो सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना चाहते थे? तो हिंद महासागर के व्यापार पर ध्यान देना चाहते थे, इंडियन ओशन के। उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य सुरक्षा नहीं था। जैसा कि जो पहला फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसको सरकार की तरफ से निर्देश था कि भारत में ऐसे दुर्ग का निर्माण करना है जिसका उद्देश्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण करना था। यानी उसका उद्देश्य था, यानी कि भाई सुरक्षा नहीं करना है उसे, बल्कि हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण करना है। अगर सुरक्षा नहीं करना है तो फिर उसे गोला बारूद वो लेकर किसी को जाने नहीं दे सकता। और अगर गोला बारूद लेकर जा रहे हैं, इट मीन्स अब उसे अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसे किलेबंदी करनी पड़ेगी, उसे गोला बारूद और रखना पड़ेगा, अपनी नेवी को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। और वो इन्वेस्टमेंट वो अपनी
नेवी के लिए करेगा, वही जो इन्वेस्टमेंट वो व्यापार पर कर सकता था। तो एक तरीके से जो उनका उद्देश्य था वही पूरा नहीं हो रहा था अगर वो गोला बारूद किसी को लेकर जाने देते। इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई कोई भी भारतीय या अरबी को काली मिर्च या गोला बारूद लेकर जाने की अनुमति नहीं है। तो ये हो गया। फिर इसके अलावा पुर्तगाली अधिकारियों ने अपने आप को यह अधिकार भी दे दिया था कि अभी कोई भी निषिद्ध व्यापार में अगर लगा उन्हें संदेह होता है तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे, यानी उससे उसकी तलाशी, उसके जहाज की तलाशी ले सकते हैं। यानी पुर्तगाली अधिकारी ने स्वयं को यह अधिकार दिया था जो पुर्तगाली अधिकारी ने स्वयं को अधिकार दिया था कि निषिद्ध व्यापार में लगे होने में संदेह होने पर वो जहाज की तलाशी ले सकते हैं। यानी अगर कोई एक ऐसा जहाज है जो उन्हें लग रहा है कि भाई ये जो है ये कोई ऐसा व्यापार कर रहा है जो हमारे कानून के खिलाफ है ना, कि ये अपने जहाज में काली मिर्च लेकर जा रहा है या गोला बारूद लेकर जा रहा है, तो क्या है कि इस संदेह पर, इस शक पर वो क्या कर सकते हैं, उस जहाज की तलाशी ले सकते हैं। पुर्तगाली अधिकारियों ने अपने आप को यह अधिकार दे दिया था। ये हो गया। फिर इसके अलावा जो था पुर्तगालियों के व्यापार की एक और नियंत्रण व्यवस्था थी, उसको देख लेते। काफिला व्यवस्था, काफिला सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण के लिए एक अलग व्यवस्था करी थी, वो काफिला व्यवस्था थी। अब काफिला व्यवस्था में क्या था? काफिला व्यवस्था में यह था कि स्थानीय व्यापारियों के जहाज का काफिला जाता था। काफिला मतलब समूह, काफिला मतलब ये होता है कि एक समूह में चलना। तो जो स्थानीय व्यापारियों के जहाज का काफिला जाता था उसके साथ ही पुर्तगाली बेड़ा भी जाता था। अब जो पुर्तगाली बेड़ा जाता क्यों था? काफिला व्यवस्था मतलब स्थानीय व्यापारियों का काफिला जाता था और उसके साथ पुर्तगाली बेड़ा जाता था। अब पुर्तगाली बेड़ा जाने का दो कारण है। पहला, क्योंकि उस समय पे समुद्री डकैती बहुत ज्यादा होती है, यानी समुद्र में डकैती बहुत करते थे, बहुत डाकू रहते थे जो जहाज से चोरी कर लेते थे। तो इस चीज को रोकने के लिए भी पुर्तगाली बेड़े को जाना पड़ता था कि भाई वो गोला बारूद वो रखे रहेंगे और अगर कोई भी ऐसे डकैत आएगा तो उसके वो मार सकते हैं। और इसके साथ वो पायरेसी का पता भी चल सकता था कि कौन आखिरकार डकैती कर रहा है। तो एक डकैती को रोकने के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ में चलता है। दूसरा, ये भी देखने के लिए भाई जो व्यापार हो रहा है, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो कानून के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं जो उन्होंने नियम बनाए उसके अनुसार नहीं हो रहा है। कोई अपने जहाज में काली मिर्च या गोला बारूद तो लेकर नहीं जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा। तो ये सब चीजों को देखने के लिए साथ में पुर्तगाली बेड़ा साथ में चलता था। तो इसको हम बोल सकते हैं काफिला व्यवस्था। इसके अलावा जो था, यहां तक कि जो मुगल बादशाह थे वो भी परमिट लिया करते थे जब सूरत से मोरवा जाते थे। जब सूरत से मोरवा जाता था उनका जहाज, तो वो भी परमिट लिया करते थे। यहां तक कि अकबर जो थे, अकबर ने निःशुल्क परमिट प्राप्त कर लिया था। यानी जो अकबर था, मुगल सम्राट अकबर, उन्होंने निःशुल्क परमिट प्राप्त कर लिया था। और निःशुल्क परमिट प्राप्त करने का मतलब ही उन्होंने उसके नियंत्रण को, पुर्तगालियों के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार उनकी पावर थी। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था कि पुर्तगालियों के नियंत्रण की व्यवस्था, उसको आज हमने डिस्कस कर लिया। अब जो कल हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा पुर्तगालियों के पतन का कारण, और इसके साथ ही हम दूसरा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे डचों के बारे में, जो दूसरी यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई थी। सो ये लेक्चर कंप्लीट होता है।
थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।